गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड कैन यू ऑल हियर मी? आपको सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप एक दो लोग अनम्यूट होके जवाब दे सकते हैं। सुनाई दे रही है आवाज? यस सर। ओके, जो बोर्ड पे लिखा है वो क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। चलो लेट्स बिगिन। Yes, sir. As per the instructions given in the previous lecture, last lecture, we are going to start with OCM. ये जो 2 हफ्ते हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं, फ्री लेक्चर्स महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, इन 2 हफ्तों में जैसा मैंने आपको कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर हम चुनेंगे और हर एक सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर के कुछ शॉर्ट नोट्स या कुछ बेसिक नोट्स हम बोर्ड पे लिखेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। पूरा डिटेल में हम पढ़ना शुरू करेंगे ये 2 हफ्ते के बाद, जो हमारा कंटिन्यू रहेगा साल भर का बैच। तब तक आप सबके कॉलेज के एडमिशंस कंफर्म हो जाए और प्लस जिनके सीईटी होने सीईटी हो जाए, उसके बाद ही आप सब लोग बुक्स लेने वाले हो। तो जब तक आप सबके पास जीटीबी यानी कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं आती, या जो लोग हमारे पास पढ़ने वाले हैं वो हमारे एक्स्ट्रा नोट्स केईएन कुशल एक्स्ट्रा नोट्स नहीं आ जाते, तब तक बिना बुक के हम कैसे पढ़े? तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक होनी चाहिए और रिक्वायर्ड स्टेशनरीज होनी चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, किसी रिलेटिव से या अपने कजिन से मिल चुकी है, दे कैन टेक द रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। लेकिन जितना डिटेल में टेक्स्ट बुक में लिखा गया है उतना अगर हम ये 2 हफ्ते के फ्री लेक्चर्स में पढ़ाना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये 2 हफ्ते के लेक्चर्स में हम आपको ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स के बारे में जानकारी दे, लेकिन कम शब्दों में ऑफ कोर्स। और वो शब्द, वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस सारे इंपॉर्टेंट होंगे। यू कैन सी ऑन द बोर्ड क्लियरली। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बच्चों हम शुरू करते हैं। आप लोगों का एक सब्जेक्ट है ओसीएम। ओसीएम का फुल फॉर्म पता है क्या सबको? सबसे पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। व्हाट इज द फुल फॉर्म? Yes, बोलो sir. क्या है? Yes. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। Organization यस, of ऑर्गेनाइजेशन ऑफ Management. कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एक बार आंसर दे दिया फिर म्यूट हो जाने का, ताकि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। ठीक है? कल को उठ के आपको भी डिस्ट्रैक्शन होगा दूसरों की वजह से, तो आपको बुरा लगेगा। वैसे ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से भी किसी और को डिस्ट्रैक्शन ना हो। यस, द फुल फॉर्म ऑफ ओसीएम इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट जो है आपका, इसको लेकर हमने सिलेबस का एक वीडियो बनाया है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में देखने को कहा था। आप लोगों ने देखा होगा। होमवर्क किया सबने? ओसीएम का वीडियो देखा आपने? यस, ओसीएम का Yes, सिलेबस sir. का वीडियो देखा होगा आप सबने। और अगर नहीं देखा हो तो जल्द से जल्द देखिए, आपको आइडिया आएगी इससे। टोटल 8 चैप्टर्स है। देयर आर 8 चैप्टर्स ऑल टुगेदर इन ओसीएम। और ये ओसीएम सब्जेक्ट आपको सिखाने वाला है कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है। द फुल फॉर्म इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। 8 चैप्टर्स में, 8 चैप्टर्स में सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा है, लेट्स बिगिन विद ओसीएम चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। तो ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कॉमर्स का मतलब क्या है और बिजनेस का मतलब क्या है। इनफैक्ट साल भर जो आप लोग ओसीएम में पढ़ने वाले हो वो पूरा कॉमर्स और बिजनेस से ही भरा। आप ये सीखोगे, पहले चैप्टर में पूरा कॉमर्स और बिजनेस का एक बड़ा सा चार्ट है, वो सीखेंगे आप, जिसको लेकर ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने पब्लिक वीडियो बनाया है, जो ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको फिर से लिंक भेजूंगा, आप उसको देख सकते हैं। बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, इंडस्ट्री क्या है, होलसेल क्या है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंटरप्राइज क्या होता है। और ट्रेड को लेकर अलग से चैप्टर आप पढ़ोगे। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो उसके प्रोसीजर्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, उसको लेकर अलग से चैप्टर आप पढ़ोगे। अगर आपको स्मॉल स्केल बिजनेस करना है तो स्मॉल स्केल में गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है, एमएसएमई एक्ट। उस एक्ट के तहत आपको कौन कौन लोग सपोर्ट करेंगे, उसको लेकर अलग से चैप्टर पढ़ोगे। अगर आपको अकेले बिजनेस करना है तो कैसे करें, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो कैसे करें, आपको कंपनी शुरू करनी है या फैमिली के साथ बिजनेस करना है, ये सबको लेकर साल भर ओसीएम में आप पढ़ेंगे। अकेले बिजनेस करते हैं उसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं,
दोस्तों के साथ मिलके बिजनेस करते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, फैमिली के साथ मिलके बिजनेस करते हैं उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं, बड़ी कंपनी आपको शुरू करना है तो उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सो पूरे ओसीएम में आप बिजनेस के टाइप्स, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंसेस वही सब पढ़ोगे आप। और लास्ट में एंड में जो एक चैप्टर है आप लोगों का वो होगा मैनेजमेंट के बारे में। वो आपको सिखाएगा कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स है। आजकल काफी बच्चे एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एमएमएस का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अगर आप एमबीए या एमएमएस की पढ़ाई करते हो तो आप किसी बड़ी कंपनी में अच्छे मैनेजर की पोस्ट पे काम कर सकते हो। यू कैन बिकम एचआर मैनेजर बन सकते हो आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, आप प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो। आप जिसमें एमबीए करोगे जिस फील्ड में, उस फील्ड के मैनेजर आप बन सकते हो। तो मैनेजमेंट क्या है, उसके कितने लेवल्स हैं, उसको लेकर भी एक स्पेशल चैप्टर है। ये सब कुछ आप साल भर में पढ़ने वाले। ओसीएम का जनरल आइडिया दे दिया, तो साल भर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक लेक्चर में 5 मिनट्स में बताना पॉसिबल है नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से बता दिया। There are 8 chapters, out of which chapter number 1 you can see once again the name of the chapter is Introduction to Commerce and Business। अगर आप लोगों के पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, if you have government text book, हम उसको जीटीबी कहेंगे शॉर्ट में, साल भर हम पढ़ेंगे। If I say GTB stands for गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, उसका पेज नंबर 2 सामने रखिए अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है। अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं है तो पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भेज दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे। पीडीएफ देखा क्या सबने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का? टेल मी यस और नो। यस सर। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ओसीएम का पीडीएफ भेजा है। आज मैं आपको अकाउंट्स का पीडीएफ भेजूंगा, एक एक दिन में एक एक पीडीएफ भेजूंगा, आप उसको देखिए। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो पीडीएफ की मदद लीजिए, और फिलहाल गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं है, पीडीएफ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ बोर्ड पे लिखा हुआ देखना है, समझना है। लेक्चर खत्म होने के बाद हमारे ग्रुप पे मैं फोटोज भेजूंगा। आप सबने एक स्पेशल A4 साइज की नोटबुक बनाई होगी ओसीएम के लिए, A4 साइज की नोटबुक बनाइए। ये जो दिख रहा है ये आपको आपके फर्स्ट पेज पे, देखिए इस तरह से लिखना है। फिर और जो मैंने लिखा है वो सेकंड पेज पे, 2 पेजेस आज आपको लिखने हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आई जस्ट एक्सप्लेन एंड यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू पे योर अटेंशन, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, यू डोंट नीड एनी बुक विद यू राइट नाउ। बिना बुक के, बिना टेक्स्ट बुक के हम पूरे 2 हफ्ते पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी पढ़ना है वो आपके सामने बोर्ड पे हो। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट है बच्चों आपके लिसनिंग का, आपके अवेयरनेस का, आप कितना ध्यान से सुनते हो, कितना समझते हो उसका। बस मैं आपको रेफरेंस देते जाऊंगा। ये बोर्ड पे एक चार्ट बनाया, ऑफ कोर्स ये चार्ट ज्यादा डिटेल में है, इस चार्ट को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे। ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक है भी साइड पे रख दीजिए, अगर पीडीएफ है तो भी साइड पे रख दीजिए, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले once again I want to ask you, can you all clearly see whatever is written on the board? Yes, sir. ये छोटे अक्षर है, डोंट वरी, मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा और फोटो में आपको सब क्लियर दिखाई देगा। आई एम ट्राइंग कि जितना हो सके क्लियर आपको दिखाई दे, सो प्लीज पे अटेंशन। हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक ये चार्ट है जो समझना जरूरी है। ऑब्वियसली ये पूरा चैप्टर आपको कॉमर्स और बिजनेस के बारे में पढ़ाने वाला है, लेकिन कॉमर्स क्या है उसके पहले जानना है कि बिजनेस क्या है। चलो उल्टा चलते हैं, आपको ये सीखना है ना व्हाट इज बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के बाद कॉमर्स आता है। बिजनेस के और जब हम टाइप सीखेंगे ना, इसके नीचे जब चार्ट को और बढ़ाएंगे ना, तब कॉमर्स है। So before we learn, ध्यान से सुनना, before we learn about what is commerce, we have to learn about what is business। लेकिन बिजनेस क्या है ये जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, दिख रहा है सबको, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। So before knowing what is business, we need to know इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है। इसलिए हमारी आज की पढ़ाई शुरू होती है ह्यूमन एक्टिविटीज से। The chart begins with human activities. What do you mean by human activities?
the activities which are performed by human being. क्या हम सब human beings हैं? जवाब दीजिए yes या no में. Yes. Yes, sir. Yes, sir. We all are human beings. Yes. And we perform some or other kind of activities. हम कुछ ना कुछ काम करते हैं. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं घर पे. आपकी मदर काम में बिजी है, फादर काम पे गए हुए हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं. ये सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं. जब तक इंसान जिंदा है, एक्टिविटीज चलती रहती है. Even if you are doing nothing, that is also an activity. You are thinking or sleeping, that is also an activity. Activities performed by human being are called as human activities. तो हम यहाँ पर सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में नहीं पढ़ने वाले. हम यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सीखेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज हमारे काम की. प्लीज पे अटेंशन. ह्यूमन एक्टिविटीज का वन लाइन आंसर लिखा हुआ है, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. यानी वो काम जो इंसानों के द्वारा किए जाते हैं उनको कहा जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज. एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू. दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज होती है. एक आपको दिखाई दे रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं? जब हम कोई काम करते हैं बिना पैसे के लालच के, हमको पैसा नहीं चाहिए. वो काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है. वो काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे सेंटिमेंट्स, इमोशन से जुड़ा हुआ है. वो काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है. पैसे का कोई हमको मोह नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए. उस काम को क्या कहा जाएगा? बोलिए. Non-economic एक्टिविटीज. यस, बस एक बार बोल दिया तुरंत म्यूट हो जाने. सो वो काम जो हम पैसे के लिए नहीं करते उसको कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और बच्चों, कॉमर्स आपको पैसा कमाना सिखाने वाला है, बिजनेस आपको पैसा कमाना सिखाने वाला है. तो आप ही बताइए, क्या बिजनेस या कॉमर्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? No. No, sir. No. वो कौन सी एक्टिविटी होगी? No, sir. इकोनॉमिक Economic. गुड गुड, प्लीज म्यूट. तो इस तरह से एक्टिविटीज दो तरह की है. सिंपल शब्दों में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के लिए हम नहीं करते, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए हम करते हैं. और बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ओके, या कोई शॉपिंग मॉल या कोई रेस्टोरेंट या रास्ते पे आप रेडी क्यों नहीं चला रहे या फेरी वाले का काम क्यों नहीं कर रहे, वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. पैसे के लिए काम. आपके फादर जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं पे स्कूल में पढ़ा रहा है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैं इस वक्त आपको 2 हफ्ते पढ़ाने वाला हूँ. ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन साल भर तो नहीं पढ़ा पाऊंगा. साल भर मैं आपसे फीस लेके आपको पढ़ाने वाला हूँ. तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? Economic activity. Economic Economic activity. Yes, very good. Please. Activities are classified into non-economic activities and economic activities. अब देखिए, मैंने non-economic activities के बारे में क्या लिखा है, ये मैं आपको थोड़ा और क्लोज लाके पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा. प्लीज, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. सिर्फ आप देखिए, पढ़िए, लिखने की जरूरत नहीं है. फोटो मिल जाएगा, आराम से बैठ के घर पे नोटबुक में लिख लेना. जो होमवर्क मिलेगा उसको किया कीजिए. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में लिखा है कि दे आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स. बच्चों, हम सबकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती है, हम सबकी सोशल रिक्वायरमेंट्स होती है. ये हमारी सब रिक्वायरमेंट्स है. रिक्वायरमेंट्स मतलब जरूरतें. कौन कौन सी जरूरतें हमारी? पर्सनल है, सोशल यानी सामाजिक, रिलीजियस यानी धार्मिक, कल्चर यानी सांस्कृतिक, एंड सेंटिमेंटल यानी के हम कह सकते हैं भावनात्मक, जो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है. तो जब हम इन सब चीज को ध्यान में रख के कोई काम परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उनको कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हेल्पिंग अ पर्सन टू क्रॉस द रोड. कोई अंकल है, कोई बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, उनको आप रास्ता क्रॉस करवाते हो. रास्ता क्रॉस करवाने के बाद क्या आप उनके पास पैसा मांगते हो? अंकल 10 रुपया दो. No, sir. No. कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक. नॉन इकोनॉमिक. आपके यहाँ पे, यस, आपके यहाँ पे गणेशोत्सव है, नवरात्रि मंडल है, आप गणपति मंडल, नवरात्रि मंडल में काम करते हो पैसे के लिए? नहीं. तो वहाँ पे हमारा कल्चर है, वहाँ पे हमारा धर्म है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं. आप अपने घर में मदर या फादर की हेल्प करते हो, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हो, क्या पैसा मांगते हो?
नहीं, No, sir. No. पर्सनल, वो आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट है। तो जब हम पर्सनल सोशल यानी कि सामाजिक, समाज में किसी की हेल्प करना, रिलीजियस यानी धार्मिक, संस्कृति कल्चर यानी संस्कृति, सेंटिमेंटल यानी इमोशंस, इसको लेकर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो कौन सी एक्टिविटी होती है डियर स्टूडेंट्स? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मॉनिटरी कंसिडरेशन, विदाउट एनी मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन। मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन मतलब बिना ये एक्सपेक्ट किए कि हमें कुछ मिलेगा। जब हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमें कुछ पैसा मिलेगा और बिना एक्सपेक्ट किए हम कोई काम करें तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। So these activities are performed to satisfy personal, social, religious, cultural, sentimental requirements without any monetary expectation. समझ में आ गया जो बोर्ड पे लिखा है? Tell me yes or no fast. Yes, sir. Yes. बिना monetary expectation के जब personal, cultural, religious, Yes, sir. social इन कारणों की वजह से, requirements की वजह से जो activities हम perform करते हैं उनको कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारे पास एग्जांपल है रीडिंग अ बुक्स, जैसे आप बुक पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग अ पर्सन टू क्रॉस द रोड। फॉर एग्जांपल मदर नर्सिंग अ चाइल्ड, माँ अपने बच्चे की देखभाल कर रही है। और कुकिंग फूड एट होम, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है डियर स्टूडेंट्स। बस एज अ शॉर्ट पैराग्राफ आपको पढ़ना है, बस इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि हम सब ने, आप सब ने कॉमर्स लिया है, इसलिए हमारा फोकस कौन सी एक्टिविटीज पे रहेगा साल भर? Economic activity. जैसे मेरा Economic focus- and non-economic. यस, जैसे मेरा फोकस फिलहाल 2 हफ्तों के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे है, लेकिन साल भर फिर मेरा फोकस कौन सी एक्टिविटी पे रहेगा? Economic. Economic. Economic activity. Okay, so let's talk about economic activities. Economic activities are performed to earn the sources of livelihood. अच्छा शब्द है। सोर्सेस का मतलब हिंदी में होता है साधन, और लाइवलीहुड का मतलब है आजीविका। बच्चों, लाइवलीहुड के लिए हमको क्या चाहिए? हिंदी में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इंग्लिश में कहते हैं फूड, क्लोथिंग एंड Shelter. shelter. Yes. So can we live without all such things? Without food, clothing and shelter, क्या हम जी सकते हैं? Sir. नहीं। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर sir. के अलावा अभी तो हमको टीवी भी चाहिए, स्मार्टफोन भी चाहिए, दुनिया भर की चीजें, हमको नेसेसिटीज भी चाहिए, हमको कंफर्ट्स भी चाहिए, हमको लग्जरीज भी चाहिए। इन सब को कमाना, और इन सबको कमाने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। तो पैसा कमाना है तो आपको फिर कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट्स? Economic. Economic. वेरी गुड, वेरी गुड। So these activities are performed to earn the sources of livelihood. इन एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड को कमा सकें। जिंदा रहने के लिए हमको जो जो चाहिए वो हम कमा सकें। एंड एक्सपेक्टिंग मॉनिटरी रिटर्न्स, देखिए यहाँ पे क्या था? नॉट एक्सपेक्टिंग मॉनिटरी रिटर्न्स ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टिंग मॉनिटरी रिटर्न्स, के हमको पैसा मिलेगा, कि काम करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। सो व्हेन वी एक्सपेक्ट मॉनिटरी रिटर्न्स और कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे फीस मिलेगी, वो मेरा मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन है, मॉनिटरी कंसिडरेशन। पिताजी काम पे जाएंगे तो उनको सैलरी मिलेगी, मजदूर फैक्ट्री में काम करेगा तो उसको वेजेस मिलेगा। सो व्हेन वी एक्सपेक्ट, और वो एक्सपेक्ट करके जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म टू अर्न दी सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड एंड एक्सपेक्टिंग मॉनिटरी रिटर्न्स और कंसिडरेशंस while performing such actions. So while doing an activity, if you expect that you will get something in return, you will receive some money in return, that activity, that actions are called as economic activity. हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम में खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन मैचेस खेलने के पीछे उनको भी पैसा मिलता है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन कई Yes. बार आपने देखा होगा, कई बार जो है एनजीओज भी क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज करती है, फिल्म स्टार्स को लेकर क्रिकेट मैच, जहां पर उनको फंड जमा करना होता है मदद करने के लिए, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो वहां पे जो क्रिकेटर्स या फिल्म स्टार्स है वो बिना पैसे लिए क्रिकेट खेलते हैं। अगर बिना पैसे लिए खेलेंगे तो फिर कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? वो नॉन इकोनॉमिक। बच्चों, डिपेंड करता है परफॉर्मर के ऑब्जेक्ट के ऊपर। If Lata Mangeshkar is singing for a charity show, what kind of activity is that?
Non-economic activity. Non-economic She is going to activity. sing freely, but if she is going to sing for a concert होता है ना, म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है जिसके लाखों लोग आते हैं और हजारों रुपए में टिकट्स बिकती है, अगर कॉन्सर्ट में गा रही है वो, तो कौन सी एक्टिविटी? किसी फिल्म के लिए Economic activity. Economic. वेरी गुड फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग कर लिए तो इकोनॉमिक। तो डिपेंड करता है कि आपके माइंड में एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो क्वाइट इजी। So when the activities are performed to earn the sources of livelihood and expecting monetary returns or consideration in our mind while performing such actions, these activities are called as economic. Example, running a shop, आप कोई दुकान चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, teaching in school, obviously जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उनको सैलरी मिलती है, और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, doing jobs, आप जॉब कर रहे हैं to earn money और money is worth, या तो आपको मनी चाहिए या मनी इज वर्थ चाहिए, या तो पैसा या पैसे जैसी कोई वस्तु। आपको किसी ने कहा कि मेरा ये काम कर, तेरे को 20,000 रुपए दूंगा, तो मनी। और किसी ने कहा ये काम कर, तेरे को स्मार्टफोन दिलाऊंगा 20,000 का, तो मनी इज वर्थ। सो वेदर यू आर कमिंग फॉर कैश और स्मार्टफोन, इट इज व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सामने वाला आपको Economic activity. यस, सामने वाला आपको मनी दे या मनी इज वर्थ दे, एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वो आपको 20,000 कैश देगा तो 20,000 से आप फोन खरीद के लेके आते हो, या फिर वो आपको फोन ही दे दे तो भी वो एक्टिविटी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपसे फीस मांगता हूँ, आप मुझे चेक या कैश या नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पे करते हो, लेकिन कोई आके मुझे कहे कि मेरे पास फीस 10,000 रुपए की फीस नहीं है, मैं बदले में ये असेट दे रहा हूँ आपको, ये बुक, ये गुड्स दे रहा हूँ, आप ले लीजिए, तो वो भी गुड्स अगर मैं ले लेता हूँ तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होगी कि नहीं? बोलो। हाँ सर। सामने वाला कुछ दे रहा है, चाहे पैसा दे या Yes, पैसे के sir. बदले कोई वस्तु दे, मनी और मनी इज वर्थ। ठीक है, नाउ बिफोर वी प्रोसीड, सबको क्लियर हो गया? ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। यस, टेल मी, ये दोनों क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. हम सबने Yes. कवर किया है कि हमारा फोकस किस पे रहेगा? हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Economic अगर आपको मुझको हम सबको, आपके पेरेंट्स को पैसे कमाने हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सो यू कैन सी, अब ये भूल जाओ, नॉन इकोनॉमिक को लेकर इतना ही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3। बच्चों, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे ये पूरा डायग्राम है, लेकिन अगर आप डायग्राम देखेंगे तो वो बिजनेस पहले दिया है, बाद में प्रोफेशन और बाद में एम्प्लॉयमेंट। मैंने थोड़ा इसका चेंज कर दिया है। मैं आपको सिखाऊंगा पहले एम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिर प्रोफेशन के बारे में, और हम लोग लास्ट में बिजनेस के बारे में सीखेंगे। बिकॉज एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक एक क्वेश्चन ही है, उनका मीनिंग और फीचर्स। लेकिन साल भर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टेल मी। बिजनेस को मैं एंड में पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अगर आप, यस, अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है तो उसमें आप देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3। पैसा कमाने के 3 तरीके हैं, उसमें पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया। सो आई विल स्टार्ट विथ एम्प्लॉयमेंट, देन प्रोफेशन, देन बिजनेस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे। चलो फटाफट सुनिएगा। तो हम सब ने बच्चों कॉमर्स लिया है, आप सबने, इसलिए हमको पैसे कमाने, इसलिए हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी पैसा कमाना है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉयमेंट कीजिए, यानी कि नौकरी कीजिए, हिंदी में कहते हैं रोजगार। दूसरा तरीका, प्रोफेशन कीजिए, यानी कि व्यवसाय कीजिए। और तीसरा तरीका, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पैसे देने वाला, बिजनेस कीजिए। So if you want to earn money by performing any economic activity, you have 3 options: go for employment or profession or business। तीनों को पहले शॉर्ट में समझा देता हूं, उसके बाद आज मैं डिटेल में आपको एम्प्लॉयमेंट और उसके फीचर्स बताने वाला हूं। ये पूरा आपका एक पेज नंबर 1 पे ये चार्ट पूरा बनाना है, नीट एंड क्लीन, बराबर पूरे एक पेज को यूज कीजिए। और फिर ये दूसरे पेज पे मैं आपको थोड़ा ब्रेक दूंगा, उसके पहले आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा है मैंने?
सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड हेडिंग बड़े अक्षरों को देखिए, किसी का पर्सनल नेटवर्क इश्यू है उसको नहीं दिखेगा। नहीं सर क्लियर दिख रहा है। सर क्लियर दिख रहा है, एम्प्लॉयमेंट जीटीवी। एम्प्लॉयमेंट, यस वही किसी को क्लियर दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पर्सनल नेट इश्यूज है तो नहीं हाँ दिखेगा। सर दिख रहा है। यस हाँ ठीक है, सर दिख रहा है। ओके ओके बस 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 भाई मुझे बोलने दो प्लीज। तो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पहले इन शॉर्ट समझते हैं, फिर एक एक को डिटेल में समझाऊंगा। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सबको लेकर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। चलो, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो सबसे पहली ऑप्शन आप क्या करो, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करो। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी या रोजगार। ध्यान से सुन लीजिए, मैं समझा दूं। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा काम होता है जिसमें एक पर्सन, जिसको कहते हैं एम्प्लॉई, दूसरे पर्सन जिसको कहते हैं एम्प्लॉयर, उसके लिए काम करता है। जिसमें एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए काम करता है उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आपके पेरेंट्स किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर है, तो आपके पेरेंट्स कौन हो गए, एम्प्लॉइज। और जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं उस स्कूल के मालिक कौन हो गए, एम्प्लॉयर। किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं आपके फादर, तो भी आपके फादर एम्प्लॉई और उनके बॉस को कहा जाएगा एम्प्लॉयर। या आपके फादर की खुद की दुकान है और दुकान पे उन्होंने 4 आदमी रखे हैं, तो वो 4 आदमी कौन, एम्प्लॉय। और आपके फादर एम्प्लॉयर कौन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट। यस, जिसमें एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए कुछ काम करता है उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। सो सिंपल। और वो जो काम करता है ना, वो या तो सैलरी के लिए काम करता है या वेजेस के लिए। आपके फादर स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको उनको सैलरी मिलेगी। कोई फैक्ट्री में काम करता है उसको वेजेस मिलता है। बच्चों, आपको सैलरी और वेजेस में फर्क पता है किसी को? सैलरी जो होती है, मैं बताऊं सुनिए, सैलरी ज्यादातर मंथली होती है और वेजेस जो होता है वो ज्यादा टाइम के हिसाब से होता है। एक दिन का 500 रुपया, एक घंटे का 100 रुपया, टाइम के हिसाब से जब पैसा दिया जाए उसको क्या कहते हैं, पर आवर, पर डे के हिसाब से पैसा दिया जाए उसको क्या कहते हैं, वेजेस। वेजेस। और जो मंथली बेसिस पे होता है उसको क्या कहते हैं, सैलरी। सैलरी। दूसरा फर्क सैलरी दूसरा फर्क है, सैलरी जो होती है वो मेंटल जॉब के लिए होती है जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और वेजेस ज्यादातर फिजिकल जॉब के लिए। तो जो लोग मजदूरी का काम करते हैं फैक्ट्री में, या जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, फिल्मों में जो लोग काम करते हैं मजदूरी का, उनको क्या मिलता होगा, वेजेस। लेकिन जो लोग ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब करते हैं या बैंक में जॉब करते हैं उनको क्या मिलता होगा, सैलरी। लेकिन बच्चों ये सब लोग एम्प्लॉइज है और इनके मालिक एम्प्लॉयर है, और जो ये लोग काम कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। तो इज दैट क्लियर? पैसा कमाने का पहला तरीका क्या करो, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चुना है, पहली ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में शॉर्ट में कुछ यहाँ पे लिखा गया है, The employee works for the employer. Employment में क्या होता है, employee works for the employer. Employee employer के लिए काम करता है। क्यों काम करता है? For earning either monthly salary or daily wages. या तो मंथली सैलरी कमाने के लिए काम कर रहे हो या डेली वेजेस कमाने के लिए। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है और वो काम करने के पीछे उसका मकसद है क्या कमाना, मंथली सैलरी कमाना या डेली वेजेस कमाना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्लियर हो गया सबको? यस या नो, जल्दी। यस इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट समझ गए। डिटेल में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, प्रोफेशन। या तो आप एम्प्लॉयमेंट कीजिए या प्रोफेशन कीजिए। प्रोफेशन को हिंदी में कहते हैं व्यवसाय। कैसे पता चलेगा कि ये एम्प्लॉयमेंट है और प्रोफेशन है? जिसमें सैलरी और वेजेस मिले। आप सब लोगों को अगर कंफ्यूजन हो तो ये टेस्ट अप्लाई कीजिए ना। अगर आपके पेरेंट्स को, आपके फादर या मदर को सैलरी और वेजेस मिल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर आपके फादर या मदर को फीस मिल रही है, आई रिपीट फीस, तो वो क्या कर रहे हैं,
Profession. प्रोफेशन। तो जो प्रोफेशन होता है ना, उसमें एक प्रोफेशनल होता है और एक क्लाइंट होता है, और ये प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को स्पेशल सर्विसेज देता है, उसको प्रोफेशन कहते हैं। मतलब हिंदी में एक ऐसा व्यवसाय जिसमें एक व्यवसायी अपने क्लाइंट को खास किस्म की सर्विस देता है और बदले में फीस लेता है, उसको प्रोफेशन कहते हैं। आप बताइए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किसमें गिना जाऊंगा? Employment या प्रोफेशन? Profession. Because I'll teach you and you will pay me fees. So I am the professional and you're my client. Doctors भी किसमें आएंगे? Profession. डॉक्टर प्रोफेशनल है और उनके क्लाइंट कौन है? पेशेंट। लॉयर, वकील, वो भी फीस लेता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, वो भी फीस लेता है। ये सब प्रोफेशन में आते हैं। सीए, सीएस, डॉक्टर्स, लॉयर्स और कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने वाले टीचर्स। बच्चों, अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होता प्रोफेसर के तौर पे, तो मुझे सैलरी मिलती, तो फिर मैं क्या कर रहा होता? एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये तो मेरा इंस्टीट्यूट है खुद का, मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा हूँ, खुद का काम कर रहा हूँ जिसमें आपसे फीस लेता हूँ। Profession. कर रहा हूँ प्रोफेशन। फर्क समझ में आ गया एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में? Yes. दोनों का डिस्टिंग्विश भी आपको बुक में मिलेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन एंड बिजनेस, वो सब हम पढ़ेंगे बाद में, बुक्स आने के बाद। देखिए, प्रोफेशन का मीनिंग लिखा है स्पेशल सर्विसेज। प्रोफेशन क्या है? स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब होता है गिवन, लिखा है स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड और गिवन बाय अ स्किलफुल क्वालिफाइड प्रोफेशनल। मतलब एक स्किलफुल यानी कि कुशल, क्वालिफाइड यानी गुणवत्ता वाला पढ़ा लिखा इंसान, स्किलफुल और क्वालिफाइड इंसान जिसको प्रोफेशनल कहा जाता है, वो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देता है। मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड और गिवन, मतलब ऐसा व्यवसाय जिसमें स्पेशल सर्विसेज दिए जाते हैं। किसके द्वारा? बाय अ स्किलफुल एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल। हु गिव्स यू द सर्विस? स्किलफुल एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल। डॉक्टर कौन है? स्किलफुल एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल है। लॉयर्स कौन है? कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने वाले हम टीचर्स कौन है? स्किलफुल एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। ओके, और किसको सर्विस देते हैं? टू द क्लाइंट्स। किसको? आप कौन हो मेरे? आप कौन हो मेरे? क्लाइंट्स। क्लाइंट्स का मतलब कस्टमर ही होता है, लेकिन प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल लोग जो है कस्टमर की जगह पे क्लाइंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो कस्टमर वर्ड यूज नहीं करते, क्लाइंट। हालांकि डॉक्टर भी क्लाइंट नहीं बोलते, डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट है। लेकिन जनरल लेवल पे ये सब लोग प्रोफेशनल्स हैं और जिनके साथ उनका डीलिंग होता है वो सब क्लाइंट्स हैं। So special services rendered or given by a skillful qualified professional to the clients for earning fees. Can you see for earning? दिखाई दे रहा है? फीस मतलब इनको सैलरी और वेजेस मिलती है, तो इनको क्या मिलता है? फीस। तो दो ऑप्शंस थी आपके पास और आते हैं तीसरी ऑप्शन, लास्ट। पैसा कमाने के तीन तरीके, पहला या तो एम्प्लॉयमेंट करो या फिर प्रोफेशन, और तीसरी ऑप्शन है बिजनेस। इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा हम ब्रेक लेंगे, फिर मैं आपको और आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज पे अटेंशन। थर्ड ऑप्शन है बिजनेस करो। बिजनेस में क्या होता है पता है? प्रोडक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें चीजों को बनाया जाता है और बेचा जाता है। आपने फैक्ट्री खोल दी, फैक्ट्री में सामान बनाया और बना के दुकान पे भेजा और बेचा, तो आप बिजनेस कर रहे हो। आपकी कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में किचन में डिशेस बन रही है और आगे रेस्टोरेंट में सब लोग बैठ के उसको खा रहे हैं, उसको आप कह सकते हो। ये सब क्या है बच्चों? बिजनेस। तो बिजनेस में क्या होता है? ध्यान से पढ़िए, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन मतलब चीजों को बनाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेचा जाता है, बांटा जाता है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज बिजनेस? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब सामान और सर्विसेज मतलब सेवा। बैंक आपको क्या देती है? गुड्स या सर्विस? Service. सर्विस। Service. आपको क्या देता है? ट्रांसपोर्ट, सर्विस। गुड, तो ऐसे लोग आपको गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचने का काम करते हैं, वो सब बिजनेस का। तीसरा तरीका पैसा कमाने का, इसका बहुत वास्ट बड़ा सा चार्ट है आपके सामने आने वाला है, डोंट वरी। बट यहाँ पे सिर्फ एक दो लाइन में इसका मीनिंग समझिए कि बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
कोई आपसे एक ही लाइन में पूछे ना बिजनेस क्या है, तो आप उसको कह सकते हैं सर बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कौन करता है ये काम? बाय द बिजनेसमैन। जो बिजनेस करता है उसको क्या कहते हैं, बोलिए? Businessman. Businessman. वो बिजनेसमैन Businessman. किसके लिए क्यों काम करता है? टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी। हम सब कंज्यूमर्स हैं और हमारी सोसाइटी है, समाज है, हम सबकी वांट्स को ये लोग सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं? आपने अपने घर पे जो भी चीजें लाई है, चाहे वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, गेहूं, चावल, टीवी, फ्रिज, सब कुछ किसके पास से खरीदा है आपने? Businessman. यस, बिजनेस के पास है। तो बिजनेस ने क्या किया? उन गुड्स का प्रोडक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेसमैन ने, और उसने क्या किया? हमारी वांट्स को सेटिस्फाई किया, कंज्यूमर्स की वांट को और सोसाइटी की वांट्स। तो हम सब कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता। कंज्यूमर्स का मतलब उपभोक्ता, जो चीजों को कंज्यूम करते हैं। उन कंज्यूमर्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको कहते हैं बिजनेस। ओके, वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन देखिए बिजनेसमैन को क्या मिलता है? Profit. Profit. प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी प्रॉफिट नहीं भी होता तो उसको हम क्या Profit. कहते हैं? लॉस। प्रॉफिट Loss. नहीं हुआ तो क्या होगा? लॉस। Loss. यस। तो अगर इसको हम समराइज करें, ब्रेक पे जाने से पहले ध्यान से सुनिए। हमको ह्यूमन एक्टिविटीज करनी है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं। बिना पैसे लिए कोई एक्टिविटी करें तो नॉन इकोनॉमिक, लेकिन पैसे के लिए करें तो इकोनॉमिक। इन शॉर्ट मीनिंग लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि कॉमर्स लिया है हमने, तो हमको ज्यादातर किसमें इंटरेस्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट में कौन 2 लोग होते हैं? एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर। किस लिए काम करता है एम्प्लॉई? सैलरी या वेजेस के लिए। सैलरी मंथली होती है, वेजेस डेली या आवर्ली बेसिस पे होता है। सैलरी ऑफिशियल जॉब के लिए, मेंटल जॉब के लिए, और वेजेस जनरली फिजिकल जॉब के लिए। और सेकंड है प्रोफेशन। इसमें प्रोफेशनल लोग होते हैं जो स्पेशल सर्विस देते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं और स्किलफुल होते हैं और अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं और बदले में क्या लेते हैं? फीस। तीसरा है बिजनेस। इसमें बिजनेसमैन होते हैं जो गुड्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि वो कंज्यूमर्स और सोसाइटी की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके और खुद क्या कमा सके? Profit. प्रॉफिट। Profit. तो बच्चों, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और आपने एम्प्लॉयमेंट को चुना, तो आपको क्या मिलेगा? सैलरी या वेजेस। आपने प्रोफेशन को चुना तो आपको क्या मिलेगा? फीस। Salary या wage. लेकिन अगर आपने बिजनेस को चुना तो आपको क्या मिलेगा? Profit. Profit. प्रॉफिट Profit. या फिर लॉस। Loss. मैंने लॉस लिखा Loss. नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लॉस किसी का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है? व्हाई डू वी डू बिजनेस? Profit. लॉस हो जाता है, लेकिन हम काम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे काम कर रहे हैं सैलरी वेजेस के लिए, यहाँ पे काम कर रहे हैं फीस के लिए, यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। ऐसे थोड़ी बोले Profit के लिए। बिजनेस कर रहा हूँ लॉस के लिए, ऐसे कोई बोलेगा क्या? No. ओके, नाउ टेल मी, ये पार्ट 1 क्लियर हो गया? एक पेज पे आप सबको कॉपी करना है, घर पे फोटो भेजूंगा व्हाट्सएप पे। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. 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 So we'll have a short break for 5 minutes. 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट के बाद वापस आओ और मैं आज आपको डिटेल में एम्प्लॉयमेंट और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा दूंगा। लेकिन Okay, sir. ब्रेक पे जाए उसके पहले किसी को कोई डाउट्स है इसमें? इसको लेकर कोई Yes, डाउट sir. है? पहले बोलो। आई एम वेटिंग। पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सोच के रखो। ब्रेक। यस। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट करता है और फिर लेकिन वो मेंटल वर्क नहीं है, वो फिजिकल वर्क है, लेकिन फिर भी मतलब उसको मतलब आफ्टर 1 मंथ अगर उसको पगार मिलता है तो फिर उसको क्या वेजेस बोलेंगे या फिर वो सैलरी पेड बोलेंगे? ये डिपेंड करता है कि वो जो फिजिकल वर्क कर रहा है, तो उसके बॉस ने उसको फिजिकल वर्क का जो पैसा नक्की किया वो कैसे नक्की किया। अगर बॉस ने बोला है कि मैं तेरे को महीने में एक बार पगार दूंगा, लेकिन तेरा रोज का पगार 100 रुपया है, तो टाइम के हिसाब से नक्की किया ना उसने। हाँ, समझ में आ रहा है? टाइम के हिसाब से। अगर आप टाइम, नंबर ऑफ डेज, आवर्स के हिसाब से दे रहे हो तो वेजेस होता है। लेकिन अगर महीने की सैलरी फिक्स है तो फिक्स है, उसमें एक दिन छुट्टी हो गया है, उनको संडेज ऑफ भी मिलता है, हॉलीडेज के हिसाब से भी मिलता है,
उसमें कभी वो 8 घंटे काम कर लेते हैं, कभी 10 घंटे काम कर लेते हैं, उसमें उनका पैसा कटता नहीं है, वो फिक्स होता है। तो ये डिफरेंस है। जनरली जो सैलरी होती है वो फिक्स्ड है, जनरल रूल है। अब वो बोलने के लिए लोग वेजेस को भी सैलरी, वेजेस को भी पगार बोलते हैं और सैलरी को भी पगार ही बोलते हैं ना, सब लोग बोलने को, Yes, sir. राइट। तो वो डिपेंड करता है कि महीना पूरा होने के बाद जो हिसाब किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, कारपेंटर वाले, कारपेंटर का काम करते हैं, उनके हाथ के नीचे लोग काम करते हैं, पता है आपको? Yes. यस नो। अभी मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मेरे अंडर में 4 लोग काम कर रहे हैं। मैं डेली एक डायरी में उनका आज इसने इतने घंटे काम किया, आज इतने घंटे, और 1 महीना होने के बाद फिर उनका हिसाब करूंगा। अब मैं उनको पेमेंट 1 महीने में दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग बताओ वो सैलरी है या वेजेस? wages, Wages. वेजेस है, वेजेस है, क्योंकि कैलकुलेशन आवर्स के हिसाब से हुआ। समझ में आया? यस Yes. सर। ओके, ये जनरल रूल्स है। कभी कभी लोग इसको अपने बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चेंज भी करते हैं। चलो अभी ब्रेक पे जाऊं 5 मिनट के लिए। Yes. ओके, तो ब्रेक के बाद स्वागत है फिर से आप लोगों का। और अभी अभी ब्रेक के पहले मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज का चार्ट बताया था, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, या तो एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। तो हमने शुरू किया सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। तो आइए सेकेंड हाफ में आज हम जान लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। ये देखिए बोर्ड पे लिखा है, कुछ हेडिंग्स है वो आपको दिखाई देने चाहिए। जैसा मैंने कहा इंटरनल सेंटेंस, क्योंकि मैटर बहुत सारा है और जगह कम है, इसलिए छोटे अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन आज जैसे ही आपको फोटो मिलेगा आप उसको एनलार्ज करके देख सकते हैं। अब हम फोकस करते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में कहते हैं रोजगार। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और फीचर्स आपको देखना है तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 पे मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में देखो, पीडीएफ में देखो। टेक्स्ट बुक पीडीएफ नहीं है तो भी साइड पे रखो और इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, जहां एक इंसान दूसरे इंसान के लिए काम करता है। जो काम करता है वो एम्प्लॉय होता है, जो काम देता है वो एम्प्लॉयर होता है, और बदले में उसको जो रेम्यूनरेशन यानी कि मेहनत का जो फल मिलता है, परिश्रम मिलता है, उसको सैलरी या वेजेस कहते हैं। थोड़ा अलग तरीके से मीनिंग लिखा हुआ है, प्लीज पे अटेंशन। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? Here people work for others, right? When people work for others in employer employee relationships, so where people work for others in employer employee relationships, जहां पर employee और employer का relationships होता है, जहां पर एक आदमी दूसरे आदमी के लिए काम करता है, for earning some remuneration, ताकि वो कुछ remuneration कमा सके। जो पगार मिलता है ना उसको remuneration भी कह सकते हैं। remuneration, salary और wage, देखिए ये मीनिंग हो गया। People work for others, पहली बात। दूसरा, इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, आपके फादर जिस फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपके फादर का और उनके बॉस का एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है, उसमें आपके फादर काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, और किसके काम कर रहे हैं? फॉर अर्निंग सम रेम्यूनरेशन, ताकि उनको कुछ रेम्यूनरेशन मिले या सैलरी मिले या वेज मिले, सिंपल। एंड एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर गिव्स द वर्क एंड एम्प्लॉई एक्सेप्ट्स द वर्क। आप मेरे पास आए इंटरव्यू देने के लिए, मैंने इंटरव्यू लिया और मैंने कहा ठीक है कल से आ जाना, तो मैं कौन? एम्प्लॉयर। आप कौन? एम्प्लॉई। सो आई गिव यू द वर्क एंड यू एक्सेप्ट दैट वर्क। सो एम्प्लॉई गिव्स द वर्क, sorry, employer gives the work and employee as per the terms and condition, and you have to accept the work as per the terms and conditions. टर्म्स एंड कंडीशन ये होगी कि मैं आपसे कह रहा हूँ हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, सुबह 10 बजे आना है, 10 से शाम को 6 बजे तक काम करना है, दोपहर 1 से 2 लंच टाइम रहेगा, बिना बोले छुट्टी नहीं कर सकते। टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि नहीं? किसी को काम पे रखते वक्त सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होती है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है कि नहीं? ओके, yes, तो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ तय Yes, हो sir. जाती है। ओके, तो ये मीनिंग हो गया। हियर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप for earning some remuneration, salary or wage, and the person who gives the work is called employer. The person who accepts the work is called
employee and he accepts all the work as per the terms and conditions. अब इसके फीचर्स क्या है बच्चों? फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। हिंदी में फीचर्स का मतलब होता है लक्षण। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उसके 7 फीचर्स हैं। There are 7 features of employment. They are already given in your government textbook. यहाँ पे बोर्ड पे शॉर्ट में लिखा है, आइए पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट के 7 फीचर्स। अगर आप एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो उसको लेकर ये 7 इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नौकरी करना चाहते हो ना फ्यूचर में, तो उसको लेकर कुछ बातें जानना जरूरी है, उसके फीचर्स जानना जरूरी है। पहला फीचर है एम। Why do we do employment? Obviously to earn money. What is the aim? Aim का मतलब ऑब्जेक्ट, हेतु। फर्स्ट पॉइंट, एम टू अर्न मनी फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, ताकि हम पैसा कमा सके जिससे हम अपनी नीड्स को पूरा कर सके। आपके फादर काम पे जाते हैं ताकि वो आपके कॉलेज की, स्कूल की फीस भर सके, आपको बुक्स खरीद के दिला सके, आपके घर का राशन जमा कर सके, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सके। सो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की नीड्स है और उन नीड्स को, जरूरत को पूरा करने के लिए उनको पैसा कमाना है। सो व्हाट इज द एम ऑफ एम्प्लॉयमेंट? टू अर्न मनी फॉर व्हाट? फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ताकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों अपनी जरूरत को पूरा कर सके। तो मैंने फैक्ट्री शुरू की, आपको काम पे रखा, मैं एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉई। मैंने इसलिए शुरू की कि मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकूं, आप मेरे पास काम पे इसलिए आए कि आप अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। ये एम्प्लॉयमेंट का पहला फीचर है, विच इज कॉल्ड एम, ऑब्जेक्ट। सेकंड, क्वालिफिकेशन। बच्चों, नौकरी करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या? पता है? व्हाट डू यू से? क्या कहीं पे जॉब करना है तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए? बच्चों, Yes, अगर sir. आप नौकरी करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन होना Yes, चाहिए, sir. नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड करता है उस जॉब के ऊपर। अगर आपको ऑफिस बॉय या प्यून का काम करना है तो उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत है? टेल मी। नो। नो। No. इसमें अगर कुली का काम करना है, सामान उठाने का, तो क्या उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत है? No. तो अनस्किल्ड कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा जॉब कर रहे हो। अगर आप अनस्किल्ड समझता जॉब है। कर रहे हो, अनस्किल्ड जॉब मतलब ऐसा जॉब जो कोई भी कर सकता है, जिसके लिए पढ़ाई लिखाई ना हो, कोई डिग्री ना हो तो भी चलेगा, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन स्किल्ड जॉब करना है आपको, अगर आपको हॉस्पिटल में नर्स बनना है तो क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए? Sir. Yes, sir. Yes. तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ना। तो कुछ जॉब ऐसे हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है और कुछ जॉब ऐसे हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। सी व्हाट इज रिटन क्वालिफिकेशन। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर स्किल्ड जॉब्स। अगर आपको स्किल्ड जॉब करना है, नर्स का जॉब कैसा है? स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है? बोलिए आप ही। Skilled. स्किल्ड है। Skilled. कॉलेज या स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका जॉब कैसा है? स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है? Skilled. स्किल्ड। तो उनके Skilled. पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन उसी स्कूल में जो प्यून या वॉचमैन का काम करता है वो कौन सा जॉब है? Unskilled. Unskilled. स्किल्ड अगर जॉब कर रहे हो तो उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए बोलने के बाद। देखिए, पूरे लेक्चर में डिस्ट्रैक्शन ना हो। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर स्किल्ड जॉब। अगर आपको स्किल्ड जॉब करना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, जॉब ऑफ नर्स, नर्स का काम करने के लिए उसके पास नर्स का सर्टिफिकेट, डिग्री होनी चाहिए। But no specific qualifications are needed for unskilled job. Unskilled job कर रहे हैं तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? What is the aim? To earn money, जिससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई अपनी नीड्स को पूरा कर सके। सेकेंड, क्वालिफिकेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द जॉब। स्किल्ड जॉब के लिए क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, अनस्किल्ड के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती। थर्ड है मॉनिटरी रिटर्न्स। क्या रिटर्न्स मिलता है? ये तो आप ऑलरेडी जानते हो बच्चों। क्या मिलता है? या तो सैलरी या फिर वेजेस। मॉनिटरी रिटर्न्स क्या मिलता है एम्प्लॉयमेंट को? सैलरी या वेजेस? थर्ड Salary पॉइंट, या wages. यस, थर्ड फीचर, मॉनिटरी रिटर्न्स। डेली वेजेस और मंथली सैलरीज आर पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है। देखो, वेजेस भी महीने में एक बार पे किए जाए, लेकिन उनका कैलकुलेशन तो डेली के हिसाब से या आवर्स के हिसाब से ही होता है ना, इसलिए उनको वेजेस ही कहा जाए। सैलरी जो है
वो ज्यादातर मंथली होती है और वेजेस जो होता है वो ज्यादातर आवर्ली होता है, ज्यादातर, ऑलवेज कह नहीं सकते। डेली वेजेस और मंथली सैलरीज आर पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब। और इसके अलावा जो लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं उनको और क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? बेनिफिट्स लाइक बोनस। अच्छा, कुछ कुछ लोगों को बोनस भी मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, स्टेइंग फैसिलिटी भी मिलती है, पता है ना। कुछ कुछ लोग रहने का भी इंतजाम करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए क्वार्टर्स, मकान भी देते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन मिनिमम सबको क्या मिलना चाहिए? सैलरी या फिर वेजेस। मॉनिटरी रिटर्न समझ में आया? पॉइंट नंबर 3 सबको। थर्ड फीचर, डेली वेजेस एंड मंथली सैलरीज आर पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर। आप कौन सा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा आपको बोनस मिल सकता है, कैंटीन, चाय पानी, नाश्ता, रहने के लिए मकान, ये सब भी मिल सकता है, बट सैलरी और वेजेस तो मिलेंगे। एम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, मॉनिटरी रिटर्न्स हो गया। फोर्थ फीचर है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। अगर आपको या मुझको, हम में से किसी को भी नौकरी करनी है, तो बच्चों क्या नौकरी करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है? नो What do you say? No. नहीं, कैपिटल की जरूरत होती है बिजनेस करने के लिए, राइट? कैपिटल की जरूरत होती है बिजनेस करने के लिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो कैपिटल चाहिए। हाथ में 20-25 लाख 50 लाख रुपए है तो आप अपना बिजनेस कीजिए। लेकिन जिसके पास बिल्कुल ही कैपिटल, पूंजी नहीं है, वो नौकरी कर सकता है। ज्यादातर लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? एम्प्लॉयर। अगर मेरी फैक्ट्री है और मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं और उसमें मैं आपको काम पे रखता हूं, तो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो, तो कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा? एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय? employer, एम्प्लॉयर। Employer. को कुछ पैसा डालने की जरूरत है, वो तो टाइम पे जाएगा, काम करके अपना पगार लेके आ जाएगा। तो कैपिटल। नेक्स्ट, नो कैपिटल इज नीडेड। कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है फॉर एम्प्लॉयमेंट, एज एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। क्योंकि सब कुछ कौन देता है? एम्प्लॉयर। हाँ, एम्प्लॉयर को कैपिटल डालना पड़ता है, लेकिन बच्चों एम्प्लॉयर तो बिजनेसमैन में आ गया ना, क्या बोलते हो आप? एम्प्लॉयर कौन है? बिजनेसमैन बिजनेसमैन। और बिजनेस के लिए तो कैपिटल चाहिए ना। ये हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं? बिजनेस एम्प्लॉय एम्प्लॉय के। एम्प्लॉय, हमको पैसे कमाने और हम नौकरी कर रहे हैं, तो हम एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय के माइंड से सोचो तो कैपिटल की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है no, नहीं। नहीं. नो कैपिटल इज नहीं है. नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एज एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। 4 फीचर्स के बाद 5वां है रजिस्ट्रेशन। बच्चों, अगर एम्प्लॉयमेंट करना है तो क्या उसके लिए कहीं पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? जनरली नहीं है। रजिस्ट्रेशन की जरूरत कहाँ No. होती है पता है? प्रोफेशन में। पता है आपको प्रोफेशन? अगर आपको आप डॉक्टर बन गए ना, तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप सीए बन गए तो आपको ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप CS बन गए, कंपनी सेक्रेटरी, तो ICSI में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। प्रोफेशनल लोगों को क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। अगर आप लॉयर बन गए, वकील, तो आपको बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे बताओ, रजिस्ट्रेशन की जरूरत किसको होती है? प्रोफेशनल को प्रोफेशनल्स। Professional. एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है क्या कोई रजिस्ट्रेशन? नो किसी ने No. आपका इंटरव्यू लिया, काम पे आ जाना, उसके लिए कोई यूनियन, हाँ ठीक है, आप यूनियन के मेंबर बन जाओगे, लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। बस आपको आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाता है इंटरव्यू का होने के बाद, और आपको बोलते हैं आ जाओ काम पे, बस ऐसे। तो है, रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ लिखा है। इफ यू कैन सी हियर, रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय, हाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं? Yes, sir. yes, एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड Yes. रेगुलेशन। तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन उनके नियमों की बुक्स पकड़ा देंगे, ये हमारे रूल्स है। ओके, मेंशन्ड इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए जब आप किसी के पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे कि संडे को छुट्टी होगी, या हफ्ते में एक दिन, या कोई छुट्टी नहीं होगी, या वर्किंग आवर्स ये रहेंगे,
ठीक है, और sick leaves आपको कितने मिलेंगे, casual leaves कितने मिलेंगे, everything is mentioned in that contract and you have to follow the rules and regulations according to that terms and conditions mentioned in the contract. Okay, पहला aim, दूसरा qualification, तीसरा monetary returns, चौथा capital, पांचवा registration. पांचों points आ गए समझ में, छठा सातवां आखिरी 2 points please pay attention. Sixth है non transferability. बच्चों ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है, नॉन ट्रांसफरेबल है. अभी जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये मैंने कितने पॉइंट्स आपको पढ़ाए, फीचर्स 5. बस अभी मैं आपको कह रहा हूं बच्चों, अभी इसके आगे का आने वाले दिनों में जो पढ़ाई है वो मैं मेरा जो काम है वो मिस्टर सोएंसो को देके जा रहा हूं. अब मेरा काम ये करेंगे, मेरे बदले ये पढ़ाएंगे. इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, लेकिन क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? No. नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर. आपके फादर किसी ऑफिस में काम करते हैं, सोचिए ऑफिस में No, काम sir. किया उन्होंने, उनको 20 साल के लिए अपॉइंट किया गया है और 5 साल के बाद अगर आपके फादर उनके एम्प्लॉयर को कहे कि अभी मैं कल से मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा काम पे आएगा, तो क्या वो एम्प्लॉयर ये बात को एक्सेप्ट करेगा? No. नहीं. No, no. तो आप No. अपना काम एम्प्लॉयमेंट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. ठीक है, वो No, sir. उसके लिए अगर सामने वाला चलाए मान जाए तो बात अलग है, बट वो लीगली ऐसा कोई रूल नहीं है. देखिए, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, कीप इन माइंड, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो जिस काम के लिए चुना जाता है उसको वो काम खुद करना पड़ता है, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता. समझ में आया? पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट नंबर 7, नेचर ऑफ वर्क. ये जो एम्प्लॉयमेंट करता है उसका नेचर ऑफ वर्क क्या रहता है बच्चों? नेचर ऑफ वर्क, ध्यान से सुनना, नेचर ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ जॉब. नेचर ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ जॉब. अगर स्कूल में टीचर है तो वो क्या करेंगे? टीचिंग. अगर अकाउंटेंट है तो वो क्या करेंगे? अकाउंटिंग. अगर नर्स है तो वो क्या करेंगी? नर्सिंग. Accounting. राइट, समझ गए? तो पूछा गया कि एम्प्लॉयमेंट करने वाला काम क्या करता है, तो इसका जवाब है जैसा जॉब वैसा काम. लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब. Job. आपको पता है कि एक प्यून क्या काम करता है? इधर से उधर चीजें लेके जाना, स्टेशनरी का इंतजाम करना. और आपको ये पता है क्लर्क क्या काम करता है, आपको ये पता है अकाउंटेंट क्या काम करता है. टाइपिस्ट क्या करेगा? टाइपिंग करेगा. कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा? कंप्यूटर ऑपरेट करेगा. तो इस तरह से जैसा जॉब वैसा काम. सो दीज आर हाउ मेनी फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डियर स्टूडेंट्स? 7. अब देखिए, हमको 7. 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़नी है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस, जिसमें से हमने आज क्या पढ़ा? Employment. अगले लेक्चर में मैं आपको प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा, ऐसे ही प्रोफेशन का मीनिंग और उसके फीचर्स. क्योंकि अगले लेक्चर में एक और सब्जेक्ट ऐड होने जा रहा है. मैं आपको शेड्यूल दूं अगले लेक्चर का, उसके पहले जरा ये आज का जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, 5 मिनट अगर आप लोग चाहे तो मैं पूरा फटाफट रिवाइज करवा दूं. बोलो, यू वांट मी टू रिवाइज इट वंस अगेन? Yes, sir. Yes. Okay. The chart begins with human activities. Activities which are performed by human being are called as human activities, and they are classified into 2: non-economic and economic activities. Activities which are performed not for earning money, not keeping in mind any monetary expectations, are called as non-economic activities. They are performed to satisfy personal, religious, social, cultural and sentimental requirements without any monetary expectation. Like if you are reading a book, if you are helping a person to cross the road, or mother nursing a child, or mother cooking at home, all such activities are called as non-economic activities. But being a commerce students, we are more interested in economic activities. Such activities are performed to earn the sources of livelihood and expecting monetary returns. When we perform such activities, we perform that will get something, कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं. Economic activities में, while performing such actions, like if you are running a shop
or if you're running a factory, or if teaching in school for fees or salary, or if you're teaching in college, or if you're doing job, means your expectation is either you will receive some money or money is not. Are called as economic activities. There are three ways in which you can perform such activities. First, you can go for an employment. What happens in employment? The employee works for the employer for earning either monthly salary or daily wages. Second option is profession. These are the special services which are provided by a qualified and skillful professional to its clients for earning fees. And business, this is production and distribution of goods and services by the businessmen to satisfy the wants and needs of the consumers as well as the society for earning profit. What is the main source of employment? What is the main object of the employment? To earn salary or wages. The object of profession is to earn fees, and the object of business is to earn profit. And then we discussed about the first economic activity, which is called employment. Here people work for others in the employer and employee relationships, and they work for earning some remuneration, salary or wages. An employer gives the work, employee accepts the work, and everything is done as per the terms and conditions of the contract, as per the rules and regulations. There are 7 features. First is aim. The aim is obviously to earn something, some money, okay, for satisfying the needs, for meeting the needs of both employers and employees. Qualifications, it depends upon the nature of job. Skillful job needs some specific qualification like nurse. An unskilled job do not need some any specific qualifications like office boy, okay, or a peon. Third is monetary returns. While doing employment, we expect some returns, we'll get something. Monetary returns can be in the form of monthly salary or in the form of daily wages, and some extra benefits like bonus or canteen or staying facilities can also be provided. Fourth is capital. No capital is required by an employee since all the arrangements are made by the employer. No capital is needed. Registration, no need to get it registered. Only the employee has to follow the rules and regulations which are mentioned in the terms and conditions of the contract. Non-transferability, we cannot transfer our job to someone else. Okay, we have to do our jobs by ourselves only. So we cannot transfer. And nature of job, it depends upon the nature of work, it depends upon the nature of job. Like nurse is doing nursing, teacher is doing teaching. Okay, tell me. आया समझ में? ये सर समझ में आ गया. ये नोटबुक में लिखोगे ना सब लोग ईमानदारी से, एक अच्छी नोटबुक बना के. यस सर. एक A4 साइज की नोटबुक बनाइए, नाम रखिए. हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग. साल भर पढ़ोगे ही, भले ही हमारे पास नहीं पढ़ो, कहीं और भी पढ़ोगे, तो नोटबुक बना के इस तरह से नोट मेकिंग कर सकते हो. फर्स्ट पेज पे ये चार्ट बन गया. सेकंड पेज पे आप पूरा एम्प्लॉयमेंट का के बारे में जो लिखा है वो लिख लेना. ओके. यस सर. Now, any questions about today's learning? अगर अभी का अभी किसी के माइंड में सवाल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सोच के रखिए, बाद में अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं. अगर कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो, स्पॉन्टेनिटी में किसी के माइंड में नहीं भी आता सवाल, कोई बात नहीं, ठीक है. अब जरा प्लान देख लीजिए, होमवर्क देख लीजिए नेक्स्ट लेक्चर के बारे में प्लीज. हाँ, ये भी काम की बात है, इसको इग्नोर ना करें. ये मत सोचिए कि सर ने पढ़ा लिया तो अभी हम लीव हो जाए. एवरी इंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट लेक्चर है आप लोग का कल कौन सा वार है? व्हाट इज द डे? टुमारो ट्यूसडे. 10 बजे का टाइम है बच्चों. कल आपके 2 सब्जेक्ट्स के लेक्चर होने वाले हैं. ओसीएम जो ये चल रहा है वो तो चलेगा ही, और एक और सब्जेक्ट आ रहा है, देखिए कौन सा? अकाउंट्स. तो कल हम ओसीएम का चैप्टर नंबर 1 जो आज शुरू किया, कहानी को आगे बढ़ाएंगे, प्रोफेशन के बारे में सीखेंगे और शुरू करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग और सबसे मजा देने वाला ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी.
लेकिन अगर आपको कल का लेक्चर अटेंड करना है जिसमें ओसीएम के साथ अकाउंट्स भी आएगा तो कुछ होमवर्क करना है। पहला होमवर्क, राइट ओसीएम नोट्स इन योर नोटबुक। ये जो नोट्स है ना, ये सारे आपको नोटबुक में लिखने, ये पहला होमवर्क। दूसरा, यू हैव टू वॉच, ध्यान से देखिए, यू हैव टू वॉच 2 YT वीडियोस। व्हाट इज YT स्टूडेंट्स? YouTube. यूट्यूब के 2 वीडियोस आपको देखने हैं। ग्रुप में जो लोग नहीं है जल्द से जल्द ऐड करवाओ। ग्रुप पे मैं ये दोनों वीडियोस का लिंक भेजूंगा, आज के आज देखिएगा। उसमें कुछ डाउट्स हो तो वो सारे आपके ड्यूरिंग लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। यू हैव टू वॉच, ये लिखना है, एंड यू हैव टू वॉच 2 YT वीडियोस। पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कल हमारा और एक सब्जेक्ट आ रहा है ना, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का पहला लेक्चर अटेंड करने से पहले आपको ये तो पता चलना चाहिए बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। ऑफ कोर्स बुक में से हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो अलग बात है। और दूसरा, सिलेबस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपको FYGC में सिलेबस में कितने चैप्टर्स है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, वो उसका एक अलग से वीडियो है। और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जनरल मीनिंग क्या है, उसका अलग वीडियो। होमवर्क सबको समझ में आ गया? यस नो में जवाब दो। Yes. Yes, sir. नोट्स लिखने 2 वीडियोस, मैं दोनों वीडियोस का लिंक एक मिनट। अगर हमारे YouTube व्यूअर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको सीधा प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, 11th FYGC इंफॉर्मेटिव वीडियोस, 9 इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमने बनाए हैं, उसमें से ये 2 वीडियोस उनको देखने हैं। ये दोनों को देखने के बाद जब अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं अकाउंट शुरू करूंगा, तो उसके पहले आपको पता चल चुका होगा बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। ल्यूका दे बार्गो पाशियोली कौन था, उसने बुक कीपिंग इंट्रोड्यूस किया, और बुक कीपिंग का चेन क्या है, सब कुछ आपको वीडियो में पता चलेगा। जो वीडियो में बताया वो क्लास लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी बताया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगे, इसलिए वीडियो देख के आना है सबको, दोनों वीडियोस। Yes, students, is that clear? Everything is clear about today's lecture? Yes. Yes. Yes, sir. sir. फिर भी अगर किसी को कुछ कहना हो, प्लीज स्टे देयर, कोई कहीं जाएगा नहीं, प्लीज वेट। पढ़ाई आज के लिए इतनी काफी है, लेकिन वी नीड टू टॉक।